दोस्तों आपने देखा होगा छोटे बच्चे जल्दी हाँफते नहीं है। अगर उनको आप कुछ दोगे खरीदने के लिए, कहीं दुकान से कुछ लाना होता है, तो वो दौड़ते हुए जाएंगे और दौड़ते हुए आते हैं। जनरली ऐसा देखने को मिलता है। बट ऐसा क्यों होता है कि हम जब भी, अगर हम एक तो मजबूरी में ही कभी हमें दौड़ना पड़ता है, जैसे कि कुछ गाड़ी पकड़नी हो, छूट रहा है, तब हमें दौड़ जाते हैं। 2 कदम 4 कदम ही हम दौड़ते हैं तो हम हाँफने लगते हैं बहुत तेजी से। और ये जनरली 30 और 40 के बाद होता है। 30 एज के बाद ज़्यादा होता है कि आप हाँफना शुरू कर देते हैं। बट ऐसा क्यों होता है? देखिए, छोटे बच्चों का जो आर्टरीज होता है, उनकी नसें होती है, वो बिल्कुल क्लियर होती है, उसमें कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं जमा होता है। ये जैसे जैसे एज बढ़ता है तब नस में ब्लॉकेज धीरे धीरे एक्युमुलेट होना शुरू हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल का एक्युमुलेशन होना शुरू हो जाता है। और हाँफना 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक, आपका हार्ट, लंग्स आपका उतना ज़्यादा एक्सपेंड होने का हैबिचुअल नहीं होता है। दूसरा, आपके नसेस ब्लॉकेज होते हैं तो हमें ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, तब हम हाँफना शुरू करते हैं। तो फिर ऐसा नहीं है कि 30-40 के बाद सभी लोग हाँफने लगते हैं। मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूँगा और वो चीज़ें मैंने अपने पे ट्राई किया है और काफ़ी मुझे उसका फ़र्क मिला है। जैसे कि बचपन में मैं देखता था कि एक आराम मशीन था जहाँ पे लकड़ी वगैरह की कटाई चिराई यही होती थी। तो वहाँ के जो मजदूर होते थे वो बहुत बड़े बड़े लकड़ियों के जो सिल्ली होती थी, उनके जो बंठल होते थे, उनको वो लोग कुल्हाड़ी से काटते थे और थ्रू आउट सुबह से शाम तक वो उसको काटते रहते थे, बीच में थोड़ा थोड़ा रेस्ट लेकर के। और फिर अब तो बहुत कम ऐसे देखने को मिलेगा कि फावड़ा लेकर के कोई मजदूर पूरे दिन खेत में लगा रहा है, क्योंकि ट्रैक्टर वगैरह ये सब आ जाने के बाद। तो मैंने देखता था कि कई मजदूर सुबह से शाम तक वो फावड़ा चला रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा इंटरवल में रेस्ट लिया, लेकिन चलाते रहे। हमारे जैसे लोग क्या है, चाहे जिम में जाकर के कितना भी मस्कुलर हो जाए, बट इसलिए अगर हमें पूरा दिन फावड़ा चलाना पड़ जाए तो हम थक जाएंगे, तुरंत हम हाँफना शुरू कर देंगे 10 मिनट के अंदर। आधा घंटा और 1 घंटा तो बहुत दूर की बात है। और अगर कुल्हाड़ी चलाना पड़ गया, यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रीनुअस एक्सटेंसिव स्ट्रेंथ की अगर हमें कोई एक्सरसाइज करनी पड़ जाए, हम बहुत जल्दी हाँफना शुरू कर देंगे, हमसे नहीं हो पाएगा। तो वो लोग डाइट क्या लेते थे वो मैं देखता था। जो मजदूर होते थे वो एक तो चने की सत्तू और मक्के की सत्तू, ये गूंदते थे वो लोग इसको, और उसके बाद फिर उसमें वो लहसुन और अदरक और हरी मिर्च इसको मैश करते थे और उसमें रॉ ऑयल डालते थे सरसों का, और या तो उसमें नींबू का रस डाला होता था और प्याज के साथ खाते थे। ये उनका खाने का आइटम था। एक तो ये मैंने नोटिस किया और इस पे मैंने रिसर्च किया कि इसके पीछे क्या ऐसी वजह थी जो ये चीज़ें क्या वास्तव में ये उनको हेल्प करता था, और इस पे मैंने रिसर्च किया और अपनाया भी है। दूसरा एक चीज़ मैंने नोटिस किया था बचपन में कि जब हमें कोई बीमारी होती थी, जब हम एक ऐसे टाइम में होते थे कि हमें कुछ खाना नहीं दिया जाता था, नॉर्मल खिचड़ी वगैरह हम खा के रहते थे, या पेट खराब होता था, तो लंबे बीमारी के बाद जब रिकवरी फेज में जब हम आते थे तो डॉक्टर हमको सलाह देते थे, वहाँ के एक लोकल डॉक्टर थे, वो परवल होता था जो पॉइंटेड गॉड उसका नाम है, तो परवल को रोस्ट करके या बॉयल करके उसको मैश करके चोखा टाइप से बना करके उसको हम खाते थे। तो इस पे मैंने रिसर्च किया कि इसके पीछे की वजह क्या है। सबसे पहले तो लहसुन पे देखता हूँ मैं कि ये क्या करता है। लहसुन में देखिए एक लाइसिन नाम का बायो एक्टिव कंपाउंड होता है जो कि कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है। अगर आपने नसेस में जो भी ब्लॉकेज है, यानी कि आपने कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस कर दिया, तो आप भी हाँफना बंद कर देंगे। मेजरली वही होता है। तो इसके पीछे 2 चीज़ें हैं। एक तो आपको वर्कआउट करना होता है, कोई भी ऐसा वर्कआउट जिसमें ब्रीथिंग ज़्यादा हो, यानी कि एरोबिक एक्सरसाइज जरूरी होता है। प्रॉब्लम ये होता है कि जो हैवी वेट के लोग होते हैं, वजन ज़्यादा है, वो हाँफना जो शुरू करते हैं, वो ना दौड़ पाते हैं, ना सीढ़ी चढ़ पाते हैं। तो ऐसे लोग सबसे पहला क्या होता है कि वो पहले स्टेज से ही फेल हो जाते हैं कि नहीं, मैं तो एक्सरसाइज ही नहीं कर पाऊंगा, तो फिर आगे मैं क्या करूं। वो मेडिसिन पे डिपेंडेंट होने लगते हैं यहीं से। तो सबसे पहले आप डाइट से इसको थोड़ा सा रिड्यूस कीजिए ताकि आप उस लायक बन जाएं कि आप एक्सरसाइज वगैरह करना शुरू कर सकें। तो इसमें वैसे तो आप देखिएगा तो नेट में बहुत सी चीज़ें मिलती है, जो भी चीज़ आप पढ़िएगा ऑर्गेनिक में, तो वो कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल को कम करता ही है। बट मेजरली मैं फोकस करने वाला हूँ 3-4 चीज़ों पे जो ज़्यादा काम करता है।
तो लहसुन अर्ली मॉर्निंग कच्चा खाना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं, 2-3 क्लोव्स उसके सही रहते हैं कच्चा खाना। उसमें लाइसिन होता है, अगर उसको जब हम पकाते हैं सब्जी वगैरह में तो वो खत्म हो जाता है, वो काम नहीं करता। इसलिए मैं रेकमेंड करूंगा, क्योंकि उन मजदूरों को भी मैं देखता था कि वो कच्चा उसको ऐसे कूच करके चोखा जैसा बना लेते थे, चटनी जैसा बनाते थे वो लोग। इसके बाद जो अदरक है, अदरक भी इसमें ये एंटी इन्फ्लेमेशन इसमें बहुत अच्छा होता है, जो कि कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने में काफ़ी काम करता है। तो अगर आप लहसुन और अदरक को एक साथ खाली पेट मॉर्निंग में खा रहे हैं थोड़ा सा गुनगुना पानी के साथ, वो काफ़ी बेस्ट होता है। अगर इसको आप खाने में भी चाहें तो अदरक, हरी मिर्च और लहसुन इसको मैश करके और रॉ कच्चा तेल उसमें डालें या नींबू का रस। एक चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ कि हमारे यहाँ एक बहुत बुरी आदत है कि हम लोग कच्चे तेल को खाना पसंद ही नहीं करते। मुझे याद है एक बार मैं पढ़ाता था इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ पे मैं कोई चीज़ में सलाद में कच्चा तेल लेकर के चला गया था डाल करके, तो वहाँ पे लोग बड़े आश्चर्य में पड़ गए देख करके कि अरे ये कच्चा तेल आप कैसे खा सकते हो। बट आपको पता होना चाहिए कि जो सबसे नुकसान, जो कोलेस्ट्रॉल जमने का जो सबसे मेजर कारण होता है वो ट्रांस फैट होता है। और ट्रांस फैट है क्या? कोई भी रिफाइंड चीज़ ट्रांस फैट होता है, रिफाइंड तो खाए ही ना। अगर आपने जैसे कि सरसों का तेल है तो वो रिफाइंड नहीं है, बट फिर भी जैसे कि आप उसको गर्म करते हैं तो एक लिमिट टेम्परेचर पे जाने के बाद उसका जो स्मोकिंग पॉइंट होता है, उससे ऊपर टेम्परेचर जाने के बाद वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि जो रॉ कच्चा तेल होता है वो काफ़ी बेटर होता है, इवन कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है वो। बट वही बहुत ज़्यादा हीट दे देने पे वो फिर कोलेस्ट्रॉल में बनना शुरू कर देता है, यानी कोलेस्ट्रॉल को वो ग्रैब एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। तो दूसरा, इसके बाद मैंने देखा था कि सत्तू पे मैंने रिसर्च किया था कि चने का सत्तू, इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। आपको कोलेस्ट्रॉल कम करना है तो आपको फाइबर ही उसको कम कर सकता है। फाइबर देखिए दो टाइप का होता है, एक सोल्यूबल फाइबर होता है, एक नॉन सोल्यूबल फाइबर होता है। जैसे कि आपने कोई सलाद ले लिया, खीरा, ककड़ी, गाजर, मूली, ये क्या होता है, ये नॉन सोल्यूबल होता है। लेकिन जैसे कि ओट्स हो गया, इसमें जो फाइबर होता है, ब्रोकली हो गया, कैबेज हो गया, तो इसका जो फाइबर होता है ये सोल्यूबल फाइबर होता है। नॉन सोल्यूबल फाइबर का काम होता है बाउल मूवमेंट के लिए, यानी कि आपने जो खाया है तो उस चीज़ों को, जो स्टूल्स होते हैं वो उसको मूव कराता है, और इससे कि आपका डाइजेशन सिस्टम सही रहता है, भूख लगना अच्छा रहता है उसके लिए। बट जो सोल्यूबल फाइबर होता है वो ज़्यादा मेजर प्ले करता है कोलेस्ट्रॉल रिडक्शन में। तो इसका चने का सत्तू जो है, इसमें कम से कम 100 ग्राम में आपको 12 से 14 ग्राम तक मिल जाएगा सोल्यूबल फाइबर। और एक दिन में किसी भी फीमेल के लिए 25-26 ग्राम और मेल के लिए 35 से 40 ग्राम सोल्यूबल फाइबर रिकमेंडेड होता है। चने के सत्तू में एक तो और फायदा होता है कि इसमें प्रोटीन होता है, और इसमें आयरन से लेकर के और कई विटामिन सी, ए, ये सारे होते हैं। इसमें विटामिन बी के कम से कम 3 कंपाउंड या 4 कंपाउंड होते हैं, B1, B2 और B3 और B6, ये तीनों होते हैं। बी कॉम्प्लेक्स पे कभी अलग मैं डिस्कस करूंगा डिटेल की ये कितना इंपॉर्टेंट होता है और क्यों होता है। इनका मैंने देखा था कि चने के सत्तू और मक्के के सत्तू में क्या होता है कि उसमें फाइबर और ज़्यादा होता है, लेकिन उसमें स्टार्च भी होता है, यानी कि कार्ब्स होता है। तो एक तो इनको कंप्लीट पूरा पैकेज मिल जाता था इन 2-3 चीज़ों में, कि प्रोटीन भी मिल जाता था, फाइबर भी अच्छा मिलता था, और कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाता था मक्के से। बट इन केस, हमारे केस में क्या है कि अगर आप कोलेस्ट्रॉल रिडक्शन के लिए केवल जा रहे हो तो स्टार्च वाली चीज़ों को अवॉइड करो, क्योंकि उनको एनर्जी की जरूरत होती थी, उनको पूरा दिन वर्क करते रहना पड़ता था। तो जितना भी वो लोग जो मक्के का सत्तू खाते थे वो उसमें यूटिलाइज हो जाता था। बट हमें अवॉइड करना चाहिए, हमें केवल चने का सत्तू अर्ली मॉर्निंग या रात को सोने से पहले लें। अर्ली मॉर्निंग का मैंने जो इसमें एनालाइज किया था वो था कि जो परवल है, परवल एक सुपर फूड्स में मैं उसको काउंट करता हूँ, क्योंकि इसका जो फाइबर होता है इसमें नॉन सोल्यूबल और सोल्यूबल फाइबर दोनों टाइप के होते हैं, और इसमें कई ऐसे बायो एक्टिव एंटी इन्फ्लेमेशन प्रॉपर्टी इसमें बहुत ज़्यादा होता है। एक दूसरा होता है जो हम रिच गॉड, तरोई या तोरी, अलग अलग बिहार में तोरी उसको बोलते हैं हम लोग। तो ये 2 टाइप का आता है, एक तो प्लेन सरफेस वाला आता है तोरी, यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इमेज में भी दिखा दूँ, और एक दूसरा आता है रिज वाला। तो दोनों की लगभग प्रॉपर्टी सेम होती है, बट जो रिज वाला होता है उसमें फाइबर की मात्रा और ज़्यादा होती है। तो अर्ली मॉर्निंग कोई भी एक ग्रीन जूस पीना चाहिए हमें। एक तो हमने गार्लिक और जिंगर,
इसको हमने ले लिया या तो ऑयल के साथ या लेमन जूस के साथ ले लिया, या कच्चा ऐसे चबा करके गुनगुना पानी हमने पी लिया। इसके बाद परवल या तोरी, इसको थोड़ा सा रोस्ट करके और इसका जूस बना लें। इसमें देखिए, इसमें कभी भी हमें इसका केवल वाटर नहीं निकालना है जूस से, इसको या तो कह सकते हैं कि इसको हमें मिक्स करना होता है मिक्सी में, और सारी चीज़ें, सारे इंग्रेडिएंट्स हमको पीना है, यानी कि फाइबर भी पीना है। देखिए क्या होता है कि अगर आपने एक एप्पल या ऑरेंज, इसको आपने पूरा कंप्लीट कंज्यूम किया, वो डिफरेंट इफेक्ट करता है, और केवल उसका आपने जूस लिया और जो उसका रॉ मटेरियल है वो आपने जो फेंक दिया, जो फाइबर होता है मेनली, तो वो डिफरेंट, क्योंकि इसका ऐसा इफेक्ट पड़ेगा कि अगर आपने केवल जूस लिया तो वो ब्लड ग्लूकोज को बहुत जल्दी स्पाइक करता है। किसी भी डायबिटीज पेशेंट को जूस रेकमेंड नहीं किया जाता है, बट उसी चीज़ का पूरा रॉ मटेरियल आपको खाने को रेकमेंड किया जाता है। जैसे आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो आप सेब खा सकते हैं, आप अनारस खा सकते हैं, आप अनार खा सकते हैं, लेकिन उसका जूस नहीं पी सकते, क्योंकि जब आप उसको ऑर्गेनिकली रॉ खाते हैं तो उसके साथ उसमें बहुत सी चीज़ें, फाइबर जाता है, उसके वाइटामिन्स और कंपाउंड्स जाते हैं, जो कि उसके ग्लूकोज लेवल को बहुत तेज़ी से बढ़ने में रुकावट करते हैं। तो एक तो हमें अर्ली मॉर्निंग पूरा का पूरा हमें पीना चाहिए, एक तो अर्ली मॉर्निंग हमें पूरा उसको मिक्स करके पीना चाहिए, उसका जूस और उसका फाइबर। तो ये 2-3 चीज़ें मैंने नोटिस किया हुआ है कि काफ़ी हेल्पफुल है कोलेस्ट्रॉल रिडक्शन के लिए। अब ये तो हुआ कि हमें क्या यूज करना है, एक बार फिर से मैं समराइज कर देता हूँ। अर्ली मॉर्निंग लहसुन, अदरक, इसके साथ अगर हो सकता है तो आप नींबू भी ले सकते हैं डेली, कम से कम 3 महीना ये कीजिए। उसके बाद चने का सत्तू, इसका शरबत बना करके पीना है हमें, या चने का सत्तू आप रात में पी सकते हैं, और मॉर्निंग में परवल को रोस्ट करके या तरोई को रोस्ट करके और इसको मिक्स करके इसे पीना है। ये 3 चीज़ें आपके कोलेस्ट्रॉल रिडक्शन में बहुत काम आने वाला है। अब इसके साथ साथ हमें अवॉइड क्या करना है वो भी मैटर करता है। ये तो हो गया हमें कि जो ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड है उसको हमें कैसे रिड्यूस करना है। दूसरा, हमें बाहर से और एक्स्ट्रा ना हम गेन करना शुरू कर दें, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे जो ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल एक्यूमुलेशन का कारण होता है वो होता है ट्रांस फैट, यानी कि हमें रिफाइंड ऑयल नहीं खाना है, सैचुरेटेड फैट नहीं खाना है, जैसे कि पाम ऑयल, कोकोनट ऑयल। देखिए, घी पे बहुत से लोग डिबेट करते हैं कि घी फायदेमंद होता है। हाँ, फायदेमंद होता है, उसमें देखिए बहुत से विटामिन होते हैं, विटामिन ए काफ़ी मात्रा में होता है उसमें, विटामिन सी होता है, और भी कई चीज़ें। जितने भी सैचुरेटेड फैट की कैटेगरीज है उसमें कम नुकसान करता है घी, क्योंकि उस सैचुरेटेड फैट भी होता है कि उसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग कैसे बनी हुई है, लॉन्ग चेन और शॉर्ट चेन होते हैं। तो शॉर्ट चेन वाले कम नुकसान करते हैं, लॉन्ग चेन वाले ज़्यादा नुकसान करते हैं। तो घी का जो बाउंडिंग होता है कार्बन और हाइड्रोजन का, वो शॉर्ट चेन का होता है, तो इसलिए इसको कहा जाता है कि ये उतना नुकसान नहीं करता है। तो लोग इसको ये भी कहते हैं कि नहीं, ये बिल्कुल ही नहीं करता है। देखिए, जो भी तेल एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे अगर सॉलिड हो जाता है, जम जाता है, वो सैचुरेटेड फैट है, और वो आपको कोलेस्ट्रॉल वो आपको एक्यूमुलेट करेगा ही करेगा। तो कोशिश करें कि ऐसे कोई भी ऑयल जो कि जम जाता है, सैचुरेटेड है, उसको अवॉइड करें। तीसरा एक और कारण है इसका कि हाई ग्लूकोज लेवल की चीज़ें, यानी कि शुगरी चीज़ों को अवॉइड करें। खासकर लिक्विड शुगर को तो बिल्कुल अवॉइड करें, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक होता है, अल्कोहल होता है, स्मोक को बिल्कुल अवॉइड करें। बेक चीज़ें नहीं खाना चाहिए, पैकेट वाली चीज़ें नहीं खाना चाहिए। कोई भी चीज़ें आप अगर पैकेट पे पढ़ रहे हैं कि ये हाइड्रोजनेटेड है, यानी कि वो ट्रांस है, अगर ट्रांस नहीं भी लिखा है, अगर ये लिखा हुआ है कि हाइड्रोजनेटेड है, यानी कि वो ट्रांस फैट है। वो किसी भी मोनो और पॉलीअनसैचुरेटेड फैट को आप अगर हाइड्रोजनेटेड कर देते हैं तो वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो पैकेट वाली चीज़ें ऑलमोस्ट 90% हाइड्रोजनेटेड होती है, यानी कि वो ट्रांस फैट है, उसको अवॉइड करना है हमें। और जितने भी जैसे कि केक है, और जो एक मफिन करके आता है वो है, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ें जिससे कि शुगर बहुत जल्दी, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है, उसे हमें अवॉइड करना है। बेक की भी कोई भी चीज़ें, पैकेट की कोई भी चीज़ें हमें नहीं खानी है। जो जब बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, जैसे कि पास्ता हो गया, नूडल्स हो गया, ये मैगी हो गया,
ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना है। इन सब से क्या होता है कि ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, फिर हमें कोलेस्ट्रॉल भी जमा करना शुरू कर देगा। तो ये कुछ टिप्स हैं, इनको अगर आप 3 महीने थोड़ा सा अपने बॉडी को रिस्ट्रिक्ट करना है कि हमें क्या नहीं खाना है, और थोड़ा सा अपने बॉडी को गेट यूज्ड करना है कि हमें क्या खाना है और कब खाना है और कितना खाना है। ये 2 चीज़ें अगर आपने 3 महीने कर लिया तो आपको क्लियरली इससे फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। उसके बाद अब थोड़ा सा एक्सरसाइज अगर इसके साथ आप अगर ऐड कर दें तो डेफिनेटली आपको फ़र्क पड़ेगा। शायद आप रनिंग करना शुरू करें, आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, उतना जल्दी आपकी ब्रीथिंग नहीं स्टार्ट हो जाएगी, बहुत जल्दी आप हांफना नहीं शुरू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस टाइप का कंटेंट्स आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैं ऐसे कंटेंट्स लाता रहूँगा आप लोगों के बीच में मैं।